हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं बिजनेस स्टडी के और जब भी हम बात करते हैं बिजनेस स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजमेंट के फंक्शंस की जब भी हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपके यहाँ आपके सिलेबस में मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जिक्र किया गया है। इनका नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कुछ एडिशनल फंक्शंस भी आपके यहाँ मैनेजमेंट में दिए हुए हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, जिसमें से भी कोऑपरेशन अभी आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है। बट स्टिल हम मैनेजमेंट के इन 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को आज यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। स्टूडेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस को याद करना आसान है, बट उनकी सीक्वेंस में, उनको स्टेप्स में याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम एक ट्रिक के थ्रू मैनेजमेंट के 7 के 7 फंक्शंस को सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एंटरटेनिंग टॉपिक ऑफ योर बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज द ट्रिक ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस को याद करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम इस ट्रिक की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, मैनेजमेंट के जैसे कि हमने आपके लिए बताया, मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो इन 7 के 7 फंक्शंस को ट्रिक के थ्रू याद करने के लिए हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं, जिसको आप याद करके एंटरटेनिंग ट्रिक के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसको आप याद करके मैनेजमेंट के फंक्शंस को आसानी से सीक्वेंस में इलैबोरेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ट्रिक है, पीकू और सीकू ने देखा कि चीकू चूर्ण चाट रही थी। तो क्या है ट्रिक, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। पीकू और सीकू ने देखा कि चीकू चूर्ण चाट रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द ट्रिक टू लर्न व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वंस अगेन रिपीट विद मी। पीकू और सीकू ने देखा कि चीकू चूर्ण चाट रही थी। तो स्टूडेंट, इसमें पीकू का मतलब है पी मीन्स प्लानिंग, और का मतलब है ओ मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, सीकू का मतलब है एस एंड इसका मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है देखा एंड इसका मतलब है डायरेक्टिंग, देन चीकू से बना है सी जिसका मतलब है कंट्रोलिंग, एंड देन चूर्ण से बना है सी जिसका मतलब है कोऑर्डिनेशन, एंड अगेन चार्ट से बना हुआ है कोऑपरेशन सी। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, समझने हैं, सीखने हैं। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे साथ रिपीट कीजिए, व्हाट वाज द ट्रिक। द ट्रिक वाज पीकू और सीकू ने देखा कि चीकू चूर्ण चाट रही थी। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई ट्रिक जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को अच्छे से समझ गए। अब हम एक एक करके सभी फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग अगर हम आपसे बात करें तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट क्वेश्चन मार्क। जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग के बारे में आपके यहाँ लिखा हुआ है कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब भी आप मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है, प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग को क्या बोला गया, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और प्लानिंग में हम क्या करते हैं, थिंकिंग इन एडवांस। आज आने वाले कल के बारे में सोचना क्या कहलाती है, प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग को क्या कहते हैं, थिंकिंग इन एडवांस, कि कल हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसके थ्रू करना है। इन सारे क्वेश्चंस का जब हम आंसर ढूंढते हैं, हम बात कर रहे होते हैं प्लानिंग की। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस in which we thinking in advance that what to do, how to do, for whom to do। कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। जब हम इस सारे क्वेश्चन मार्क्स को, इन
सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, देन इट इज कॉल्ड प्लानिंग। अब प्लानिंग में हम क्या करते हैं, माइंड का इस्तेमाल करते हैं, अपने इंटेलिजेंस से हम प्लान बनाते हैं, इसलिए प्लानिंग को क्या बताया गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो क्लियर, प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन अगर कोई है तो वो कौन सा है, प्लानिंग। और प्लानिंग में हम क्या करते हैं, थिंकिंग इन एडवांस that what to do, how to do, for whom to do, etc. मतलब ऑल क्वेश्चंस के आंसर कहाँ पे ढूंढते हैं, प्लानिंग में ढूंढते हैं। और क्योंकि प्लानिंग हम अपने माइंड से करते हैं, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके करते हैं, इसलिए प्लानिंग के बारे में हमें क्या बोला गया है कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। चलिए बेटा, प्लानिंग इन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के बारे में हमने बात कर लिया, तो एक छोटा सा व्यू लेते हैं बेटा। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, सबसे पहले हम इसकी भी बात कर लेते हैं। जब हम इतना सारा पढ़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा गया है। तो जब मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम अगर आपको बताएं तो मैनेजमेंट के लिए प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेसेस की जब आप बात करते हो तो प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है क्या, स्टेप्स। प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं क्या, सीक्वेंस। ठीक है कि नहीं, प्रोसेसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को प्रोसेस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, देन आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, आफ्टर दैट आप स्टाफिंग करते हैं, देन डायरेक्टिंग करते हैं, आफ्टर दैट आप कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जैसे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। और इसी में प्लानिंग को भी उन्होंने बोला है कि प्लानिंग एक कौन सी प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। अब हम बच्चा आते हैं मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है बच्चा, देखिए जब आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करने वाले होते हैं, देन उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं। सपोज दैट आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोल सेट किया है। गोल सेट क्या किया है कि आपको अपनी कंपनी की 10% सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो 10% सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। अब आपने प्लान तो बना लिया, अब प्लान के हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती है ना, तो उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, उन रिसोर्सेज को असेंबल करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज व्हिच इज नेसेसरी टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज व्हिच इज नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है बच्चा, ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब बताया, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है उन सारी चीजों को एक जगह पे लाके क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, असेंबल करते हैं। तो ये मैं क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में क्या लिखा है, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, मतलब ऑल दोस रिसोर्सेज को असेंबल करना, इकट्ठा करना, जिसकी हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में, छोटे छोटे डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सेपरेट कर देना, क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। क्योंकि जब तक आप अपने गोल को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड नहीं करोगे तब तक आप अपने गोल को आसानी से अचीव ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स। और एक बात और लिखी है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मतलब अगर हम आपसे एक ओवरव्यू लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो बच्चा ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग मींस रिसोर्सेज को असेंबल करना व्हिच आर नेसेसरी टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को असेंबल करना। जैसे कि हमने आपसे बोला कि आपने अपना एक गोल बनाया है कि आप अपनी सेल को 10% इंक्रीज करना चाहते हो, तो अपनी सेल को 10% इंक्रीज करने के
लिए आपको कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जब आपने एक टारगेट सेट किया है कि भाई आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 10% सेल्स इंक्रीज करना चाहते हो, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको पहले प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको परचेज भी बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन करने के लिए आपको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, और इस सारी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत होगी। तो बच्चा ऑल रिसोर्सेज को असेंबल करना, इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, जिसमें हम पहले रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, फिर बल्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को बल्क क्या कर देते हैं? असाइन कर देते हैं। यहाँ पे ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा सुपीरियर है और हम किसके सुपीरियर है। मतलब कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो उसकी भी बारे में जिक्र की जाती है। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजिंग में। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसका नाम है स्टाफिंग। बच्चा जब भी हम बात करते हैं स्टाफिंग की, देन स्टाफिंग का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। और जैसा कि हम लोग काफी बार इस चीज को पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स ऑल रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर किसी भी कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग है, ह्यूमन कैपेसिटी कंपनी की, ह्यूमन लेबर कंपनी की बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस कंपनी को सक्सेस अदर कंपनीज की कंपैरिजन में जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज का पॉइंट कहां पे आता है? अपना स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग। अगर हम आपसे स्टाफिंग को सिंगल से वर्ड्स में बताएं, सिंगल से वर्ड्स में समझाने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, तो बच्चे स्टाफिंग का मतलब होता है मैन पावर प्लानिंग करना। अब मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? मैन पावर प्लानिंग मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस की पावर को एनालाइज करना, उसको प्लान करना। और मैन पावर प्लानिंग के लिए बच्चा हम पता क्या करते हैं? मैन पावर प्लानिंग के लिए सबसे पहले हम वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं। वर्क फोर्स एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? वर्क फोर्स एनालिसिस में हम देखते हैं कि आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज कितने हैं, आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज कितने हैं, कितना फोर्स आपके पास अवेलेबल है। एंड फिर हम क्या करते हैं? वर्कलोड एनालिसिस करते हैं। वर्कलोड एनालिसिस में हम ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल वर्क की तरफ ध्यान देते हैं। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जब आप मैन पावर प्लानिंग करने जा रहे हो तो आप मैन पावर प्लानिंग में इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मैन पावर प्लानिंग आप वर्कलोड एनालिसिस करते हैं। हम कहें वर्कलोड एनालिसिस में आप देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है, मतलब कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है। इस चीज को जब हम एनालाइज करते हैं, अपनी गोल को अचीव करने के लिए हमें 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, उस सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या काम करना है, इसको जब हम एनालाइज करते हैं कितना काम है हमारे यहाँ, वो क्या कहलाता है? वर्कलोड एनालिसिस कहलाता है। और फिर देखते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस, मतलब अपने टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास कितने एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं। तो जब हम एम्प्लॉइज की बात करते हैं, एम्प्लॉइज का एनालाइजेशन करते हैं, जब क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉइज की तरफ ध्यान देते हैं, दैट इट इज वर्कफोर्स एनालिसिस। जब अमाउंट ऑफ वर्क की बात करते हैं या क्वांटिटी ऑफ वर्क की जब हम बात करते हैं, देन वी आर गोइंग टू वर्क लोड एनालिसिस। और उसके बाद मैन पावर प्लानिंग का थर्ड स्टेप होता है कंपैरिजन करना। वर्कफोर्स एंड वर्कलोड एनालिसिस देख के उनके बीच में कंपैरिजन करना। अगर एक्सेस ऑफ वर्क है एंड अंडर स्टाफिंग है तो नए एम्प्लॉइज को हायर करना स्टाफिंग का पार्ट कहलाता है। और अगर एक्सेस ऑफ एम्प्लॉइज है अंडर लोड ऑफ वर्क है तो हम क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉइज को ब्रेक दे देते हैं। जो एक्सेस एम्प्लॉइज होते हैं उनको ब्रेक दे देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क हो सके। तो बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग? स्टाफिंग इज मैन पावर प्लानिंग, जिसमें हम बाद में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मैन पावर की प्लानिंग करते हैं। मैन पावर प्लानिंग के बाद हम डिसीजन लेते हैं, उस हिसाब से हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं स्टाफिंग में। तो बच्चा हमने 3 फंक्शंस पढ़ लिए अभी तक मैनेजमेंट के। पहला फंक्शन था प्लानिंग, जिसमें हमने पढ़ा प्लानिंग के अगर एक कीवर्ड की हम बात करें तो थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग के बारे में ये भी कहा गया है कि प्लानिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में गैप को ब्रिज करने का काम करती है। प्लानिंग के बाद हमने बात की थी ऑर्गेनाइजिंग की। अगर ऑर्गेनाइजिंग की
बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या पढ़ा, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। देन हमने बात की स्टाफिंग की। स्टाफिंग का कीवर्ड अगर हम बात करें तो स्टाफिंग का कीवर्ड क्या है, मैन पावर प्लानिंग। तो जब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के बाद मैनेजमेंट का एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसका नाम होता है डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्पायर करना, आगे बस समझ नहीं आया, गाइड करना, सुपरवाइज करना, इस सारी की सारी एक्टिविटीज कहां पे आती हैं, डायरेक्टिंग में। बच्चे डायरेक्टिंग के बारे में बोला गया है कि डायरेक्टिंग इज एन इनिशिएट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब आप प्लानिंग में प्लान बनाते हो, ऑर्गेनाइजिंग में आप चीजों को असेंबल करते हो, स्टाफिंग में आप एम्प्लॉइज को हायर करते हो, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जैसी प्रोसेस करते हो। लेकिन डायरेक्टिंग में क्या करते हो, डायरेक्टिंग में आप एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्ट करते हो ताकि वो काम को स्टार्ट कर सके। इसीलिए डायरेक्टिंग के बारे में बोला गया है कि डायरेक्टिंग इज एन इनिशिएट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अगर किसी भी मैनेजमेंट वर्क में डायरेक्टिंग नहीं की जाएगी तब तक एम्प्लॉइज वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे। आप भी कुछ सोचिएगा, आपने प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, लेकिन अपने एम्प्लॉइज को अगर आपने ये नहीं बताया कि हम अपनी 10% सेल्स को कैसे अचीव करेंगे, आपने उनको इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि किसको क्या काम करना है, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो बच्चा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, साथ ही साथ उनको सुपरवाइज करना, उनको देखना, उनको समझना, उनको बातें करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि वो अपना 100% अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे सके, वो मन लगा के काम कर सके, उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो डायरेक्टिंग इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चा वैसे अगर हम बात करें कि कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कहना बहुत ही गलत रहेगा कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस में डायरेक्टिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डायरेक्टिंग क्या है, एक इनिशिएट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक। तो डायरेक्टिंग के बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। वैसे तो ये आपका लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, अगर आप मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब आपने भी यहाँ पे प्लानिंग की थी ना कि भाई हमें 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, अब एक्चुअल में आपने कितनी सेल अचीव की, एक्चुअल में आपने कितनी सेल अचीव की, ठीक है कि नहीं। इन दोनों के बीच में क्या करना, कंपैरिजन करना, क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। मतलब एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन करना इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। उसके बाद देखना कि क्या कोई डिफरेंस आया, ठीक है कि नहीं। कंट्रोलिंग के बारे में क्या बोला गया है, कंपेयर बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो देन इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। और कंपैरिजन करने के बाद देखना कि क्या एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस में क्या कोई डेविएशन आया है, अगर आया है तो उस डेविएशन को दूर करने के लिए एक नया प्लान बनाना भी कहां पे स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग में स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो कंट्रोलिंग इज व्हाट, कंट्रोलिंग का कीवर्ड है कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। आपने 10% सेल्स इंक्रीज करने का प्लान बनाया था, लेकिन वास्तव में आपने 9% सेल्स इंक्रीज कर पाए, तो 1% सेल्स इंक्रीज क्यों नहीं हुई, इस डेविएशन का रीजन जानना। ये आपकी पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है, आपने 10% सेल्स इंक्रीज करने का प्लान बनाया था लेकिन आपकी सेल इंक्रीज होगी 12%, तो 12% सेल्स इंक्रीज क्यों हुई, इसका भी रीजन जानना कहां पे आता है, कंट्रोलिंग में। तो बच्चा कंट्रोलिंग के बारे में क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। एंड कंपैरिजन करने के बाद अगर कोई डेविएशन आ रही है तो उस डेविएशन के रीजन का पता लगाना और वो डेविएशन अगली बार या नेक्स्ट टाइम
नया प्लान बनाना क्या कहलाती है? आपकी कंट्रोलिंग कहलाती है। होप सो आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, कंट्रोलिंग के बारे में हम आपको एक बार और बताना चाहेंगे। कंट्रोलिंग के बारे में बोला गया है, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग बोथ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इतने सारे फंक्शंस को पढ़ने के बाद जिसमें हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या होती है? फॉरवर्ड लुकिंग होती है। प्लानिंग में हमेशा हम आगे की तरफ देखते हैं, तो प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस बोला गया है। लेकिन कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग दोनों ही प्रोसेसेस बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया, इसको भी जिक्र कर लेते हैं। बच्चा, कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। और प्लान परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करने के लिए हमें कहां जाना पड़ता है? पीछे की तरफ देखना पड़ता है। इसलिए कंट्रोलिंग को क्या कहा जाता है? बैकवर्ड लुकिंग कहा जाता है। और अगर एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस में कोई डेविएशन आया हुआ है, अगर एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस में कोई डेविएशन आया हुआ है, तो उस डेविएशन को खत्म करने के लिए हम एक नया प्लान बनाते हैं, और नया प्लान बनाया जाता है आगे के लिए। इसीलिए प्लान कंट्रोलिंग को क्या कहा गया है? फॉरवर्ड लुकिंग भी कहा गया है। तो चेक, कंट्रोलिंग कैसी प्रोसेस है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग बोथ टाइप की प्रोसेस है। कंट्रोलिंग के बारे में एक बात और भी आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कंट्रोलिंग के बारे में लिखी हुई है कि कंट्रोलिंग जहां पे खत्म होती है वहां से प्लानिंग स्टार्ट होती है। मैनेजमेंट साइकिल में जहां पे कंट्रोलिंग खत्म होती है वहां से प्लानिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, कैसे? आपने कंट्रोलिंग की, आपने 10% सेल्स का टारगेट लिया था, लेकिन आप 9% सेल्स बना पाए, अचीव कर पाए। 1% का डेविएशन है, उस 1% के लिए आपने क्या किया? आपने पहले तो उसका रीजन जाना कि भाई 1% का डेविएशन आया है, और उस हिसाब से आपने क्या किया? एक नया प्लान को सेट किया। तो नया प्लान सेट करना मतलब फॉरवर्ड लुक होना, इसीलिए और नया प्लान को सेट करने का मतलब नई प्लानिंग प्रोसेस में है। इसीलिए कंट्रोलिंग को क्या कहा जाता है? कंट्रोलिंग को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग कहा जाता है। साथ ही साथ इसी वजह से कंट्रोलिंग जहां पे खत्म होती है वहीं से आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, नाउ बच्चा, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो आपकी बुक में दिए गए हैं। इसके बाद आपकी बुक में 2 एडिशनल फंक्शंस का जिक्र किया गया है, जिसमें एक आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो चलिए जल्दी से कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चा? सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। बच्चा, और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सभी डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से वर्क करते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर इन डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा, इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर लेगी? नहीं कर पाएगी। तो बच्चा, कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन के बारे में कहा गया तालमेल बनाना, ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाने वाली वेरियस एक्टिविटीज को गेट टुगेदर करना, ब्रिंग टुगेदर करना किसका काम होता है? कोऑर्डिनेशन का होता है। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बीच में तालमेल नहीं होगा, अगर वो लोग सीक्वेंस में और पॉजिटिव वे में साथ ही साथ अगर वो लोग साथ साथ काम नहीं करेंगे, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना एंड इंटीग्रेट करना। बच्चे, ये दोनों के दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन कर लेना चाहिए कि सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है, जिसमें हम क्या कहते हैं? ब्रिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही हैं, उन एक्टिविटीज को गेट टुगेदर करना, ब्रिंग टुगेदर करने का काम किसका होता है? कोऑर्डिनेशन का होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन के बारे में बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट का एसेंस है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एज अ मैनेजर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे एफर्ट्स को गेट टुगेदर करता है, ब्रिंग टुगेदर करता है, जिसकी वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लेते हैं। तो
कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट का, जिसके बारे में हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं। बच्चा कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन के बारे में बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इज एन डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चा डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन करना मैनेजमेंट के सभी डिपार्टमेंट की एक तरीके से जिम्मेदारी है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैनेजमेंट में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉइज आपस में कोऑर्डिनेट होकर वर्क नहीं करेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉइज आपस में सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ग्रुप आइडेंटिटी के साथ वर्क नहीं करेंगे, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अचीव गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है और एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब उसको परफॉर्म करना ही होगा। ठीक है कि नहीं? आपको हम बता दें कि कोऑर्डिनेशन की जब भी हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन में सपोज दैट ए और बी दो लोग हैं और उनकी आपस में नहीं बनती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में अगर उनको कोई टास्क साथ साथ परफॉर्म करने को दिया गया है तो उनको अपने टास्क को परफॉर्म करना ही होगा, चाहे उनका आपस में रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो या ना हो। इसलिए कोऑर्डिनेशन के बारे में बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? एक फॉर्मल और फॉर्मल सिस्टम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों ही तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या देखिएगा? कोऑर्डिनेशन क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन है। इसके बाद बच्चा हम बात करते हैं लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, जिसका नाम है कोऑपरेशन। एंड कोऑपरेशन के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? म्यूचुअल हेल्प, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को साथ साथ लेके चलना, ये क्या कहलाता है? तो कोऑपरेशन कहलाता है। कोऑपरेशन में का मतलब क्या होता है? वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना। कोऑपरेशन के बारे में लिखा गया है कि कोऑपरेशन कैसा होता है? एक इनफॉर्मल वे होता है और ये वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी होता है तो मतलब क्या है बच्चा? किसी को कोऑपरेट करना, ठीक है, किसी को कोऑपरेट करना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोऑपरेट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इसीलिए कोऑपरेशन को क्या बोला गया है? कोऑपरेशन एक इनफॉर्मल वे है कम्युनिकेशन का, इनफॉर्मल वे है एक दूसरे की हेल्प का। ठीक है बच्चों? तो बच्चा दीज आर द 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हमने ट्रिक के थ्रू समझा। एक बार हम ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिक है, पीकू और सीकू ने देखा कि चीकू चूरन चाट रही थी। पीकू एंड सीकू ने देखा कि चीकू चूरन चाट रही थी। होप सो बच्चे आपके चैनल ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।